तारीख 13 दिसंबर 2001। एक ऐसा खौफनाक दिन जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा दिन जब देश के सबसे सुरक्षित किले के अंदर 200 से ज्यादा सबसे ताकतवर नेता मौत के निशाने पर बैठे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उस दिन भारत का वर्तमान और शायद हमारा भविष्य महज एक ढीले तार और एक मामूली सी कार की टक्कर ने तय कर दिया था। यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली हैरान कर देने वाला सच तो अभी आपके सामने आना बाकी है। एक ऐसा सच जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि उस दिन कितनी भयानक घटना को अंजाम दिया जा सकता था। 13 दिसंबर 2001 सुबह का वक्त था। दिल्ली की सर्द हवाओं के बीच भारत की संसद में गर्माहट छाई हुई थी। वजह थी ताबूत घोटाला, जिस पर सदन के भीतर तीखी बहस चल रही थी। शोरगुल इतना बढ़ा कि स्पीकर ने सदन को 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी वहां से निकलकर चले गए, लेकिन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत करीब 200 से अधिक सांसद, मंत्री और बड़े नेता अभी भी संसद के अंदर ही मौजूद थे। वे बेखबर थे कि बाहर से मौत सफेद रंग की एक एम्बेसडर कार में सवार होकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, एक आम दिन आप अपने काम पर जाते हैं, जैसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी और संसद के सुरक्षाकर्मी जेपी यादव गए थे। उन्हें नहीं पता था कि आज का दिन उनका आखिरी दिन होने वाला है। उनके कंधों पर देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा था। उधर पुरानी दिल्ली के एक मशहूर रेस्टोरेंट में 5 लोग मटन और कबाब खा रहे थे। उन्होंने पेट भरकर अपना आखिरी भोजन किया था। ये कोई आम लोग नहीं थे। ये वो आतंकी थे जो अपनी मौत को दावत देने से पहले की रस्म पूरी कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि वो सिर्फ बाहर गोलियां चलाने आए थे? नहीं, उनका मकसद बहुत बड़ा और बेहद खौफनाक था। वो खारी बावली की मसाला मार्केट से बैग भरकर ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे और ब्लैक मार्केट से बम बनाने वाले केमिकल्स खरीद कर लाए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मौत के साए में जा रहे आतंकी भला ड्राई फ्रूट्स क्यों ले जा रहे थे? यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। उनका असली प्लान सिर्फ हमला करना नहीं था। उनका प्लान था संसद की लॉबी में घुसकर भारत के सभी सांसदों को बंधक बनाना, एक ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन खड़ी करना जिससे पूरा देश घुटनों पर आ जाए। उनके पास AK-47 और ग्रेनेड लॉन्चर जैसे भारी हथियार थे, और वो भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स इसलिए लाए थे ताकि जब वो कई दिनों तक सांसदों को बंधक बनाकर रखें तो उन्हें खुद के खाने पीने की कोई कमी ना हो। उनका मास्टर प्लान हॉलीवुड की किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। संसद भवन के कुल 12 गेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बने हैं। आतंकियों की मुख्य योजना गेट नंबर 1 यानी आयरन गेट के पास जाकर एक बड़ा ब्लास्ट करने की थी। जिस एम्बेसडर कार में वो सवार थे उसमें करीब 30 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। उनकी खौफनाक योजना ये थी कि चलती कार से कूदकर उसमें ग्रेनेड फेंक दिया जाए, जिससे वो कार गेट नंबर 12 पर जाकर जोर से ब्लास्ट हो जाए। उन्हें लगा था कि इतने बड़े धमाके से संसद की पूरी सिक्योरिटी गेट नंबर 12 की तरफ भागेगी और वो इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर गेट नंबर 1 से आसानी से अंदर घुसकर अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी भूल कैसे इतिहास के पन्ने पलट देती है? फर्जी गृह मंत्रालय का VIP स्टिकर और लाल बत्ती लगी वो सफेद एम्बेसडर कार जब 13 दिसंबर की सुबह संसद परिसर में घुसी तो जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उन 5 आतंकियों से एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरे भारत को बचा लिया। गेट नंबर 1 की तरफ जाने के बजाय उन्होंने अपनी कार गलती से लेफ्ट की तरफ मोड़ दी और वो पहुंच गए गेट नंबर 11 के पास। ये उपराष्ट्रपति का गेट था। वहां पहुंचते ही उन्हें अपनी इस भयंकर गलती का एहसास हुआ। घबराहट में उन्होंने कार को रिवर्स गियर में डाला और तेजी से पीछे लिया, लेकिन तभी उनकी कार पीछे खड़ी उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत के काफिले की तीसरी और आखिरी गाड़ी से जा टकराई। ये टक्कर कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये वो पल था जिसने 200 सांसदों की जान बचाई।
क्यों? क्योंकि इस जोरदार टक्कर की वजह से उनकी कार में रखे उस 30 किलो बारूद का एक छोटा सा तार ढीला हो गया। जी हां, सिर्फ एक तार। और वो 30 किलो का महाविनाशक बम वहीं का वहीं डिफ्यूज हो गया। सोचिए, अगर आप उस जगह होते और आपके सामने एक सेकंड के फैसले पर हजारों जिंदगियां टिकी होती तो क्या होता? बम तो डिफ्यूज हो गया था, लेकिन गोलियों का कहर अभी बाकी था। इसी बीच मुस्तैद सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी की नजर उस कार की तेज और अजीब रफ्तार पर पड़ी। एक पल की भी देरी किए बिना उन्होंने अलार्मिंग स्थिति को भांप लिया। उन्होंने सबसे पहले खतरे को पहचाना। दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी जेपी यादव ने अपनी छाती पर गोलियां खाने से पहले अपनी आखिरी सांसों तक बहादुरी दिखाते हुए संसद का इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। सायरन की वो गूंज जिसने पूरी संसद की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया और अंदर के सभी दरवाजे तुरंत बंद करवा दिए गए। शुरू हुई 45 मिनट की वो खौफनाक मुठभेड़। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा संसद परिसर गूंज उठा। सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक एक करके 4 आतंकवादियों को वहीं ढेर कर दिया। जब 5वें और आखिरी आतंकी ने देखा कि संसद के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, सारे साथी मारे जा चुके हैं और अंदर घुसने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है, तो बचने की कोई उम्मीद न देख उसने गेट नंबर 1 के पास खुद को बम से उड़ा लिया। इस लगभग पौने घंटे चले इनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद के 2 सुरक्षाकर्मी और 1 माली, कुल 9 लोगों ने लोकतंत्र को बचाते हुए अपनी शहादत दे दी। करीब 18 लोग इस गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए। हमला तो नाकाम हो गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये लोग थे कौन और इतनी आसानी से अंदर तक कैसे पहुंच गए? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जिस तरीके से हुई वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। सोचिए, पूरा देश टीवी पर लाइव इस खौफनाक मंजर को देख रहा था। दिल्ली के ही रहने वाले लकी मोटर्स के मालिक हरपाल सिंह भी अपने घर पर टीवी स्क्रीन से चिपके बैठे थे। तभी न्यूज चैनल पर उस सफेद एम्बेसडर कार की तस्वीर दिखाई गई जिसके शीशे टूट चुके थे और दरवाजे खुले थे। हरपाल सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने टीवी पर उस कार को तुरंत पहचान लिया। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन आतंकियों ने एक फर्जी आईडी देकर यह गाड़ी कुछ ही दिन पहले उन्हीं के शोरूम से खरीदी थी। हरपाल सिंह बिना एक पल गवाए सीधा पुलिस के पास पहुंचे और सारी जानकारी पुलिस को दी। ये इस पूरे मामले की पहली और सबसे बड़ी लीड थी, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, जिसने जांच एजेंसियों को इस भयानक साजिश की जड़ों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब साजिश की परतें खुलीं, तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को झंझोर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हमले की प्लानिंग रातों रात नहीं हुई थी। दिल्ली के ही अंदर हमारी नाक के नीचे बैठकर महीनों तक इस इतने बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। लेकिन हमारी भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसे भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर माना गया। इसके बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था को सिर से पैर तक पूरी तरह से बदलना पड़ा। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे खूनी खेल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? ये वही चेहरा था जिसे छोड़ने की भारी कीमत भारत पहले ही चुका था। मौलाना मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जिसे 1999 के कंधार विमान अपहरण IC 814 के दौरान बेगुनाह यात्रियों की जान बचाने के बदले भारत सरकार को मजबूरन रिहा करना पड़ा था। जांच में शीशे की तरह साफ हो गया कि इसी मसूद अजहर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर इस खौफनाक हमले की साजिश रची थी। मसूद अजहर के इशारे पर ही गाजी बाबा और अफजल गुरु ने इन 5 आतंकवादियों को दिल्ली में पनाह दी थी। उन्होंने ही उनके फर्जी ID कार्ड बनवाए और उन भारी हथियारों का इंतजाम किया जो हमारी संसद को दहलाने के लिए इस्तेमाल हुए। जब जांच एजेंसियां इन चेहरों तक पहुंची तो अफजल गुरु, शौकत हुसैन, अफसान गुरु और प्रोफेसर SAR गिलानी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सबूतों के अभाव में अदालत ने गिलानी और अफसान को रिहा कर दिया। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा पर 5 लाख से अधिक सैनिक, हजारों टैंक और खतरनाक मिसाइलें तैनात कर दी गईं।
इस विशाल और आक्रामक सैन्य कार्यवाही को नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। दोनों देश एक विनाशकारी युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। दुनिया की सांसें अटकी हुई थीं। हालांकि बाद में भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के घबराए हुए बयानों के बाद यह युद्ध ऐन मौके पर टल गया। और बात करें मुख्य आरोपी अफजल गुरु की, तो उसकी फांसी को लेकर सालों तक भारत की अदालतों और सियासत में मामला अटका रहा। अंततः जब तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उसकी दया याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, तब जाकर 9 फरवरी 2013 को उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। एक ढीला तार, एक आम नागरिक की टीवी स्क्रीन पर पैनी नजर और कुछ निडर सुरक्षा कर्मियों का अपने सीने पर गोलियां खाना। अगर उस दिन इनमें से एक भी कड़ी टूट जाती तो जरा सोचिए, आज हमारे इतिहास के पन्ने किसी और ही स्याही से लिखे गए होते। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।